किस तरह से प्रिपेयर करना है रेजोनेंस वाले टॉपिक को। अब अगला टॉपिक जो इस यूनिट में है वो है 3 फेज एसी सर्किट, और इस टॉपिक को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसे समझें। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जहाँ तक रही डिटेल में पढ़ने की बात, तो ऑलरेडी इसके वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे पास, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। जो पिछले साल हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे वो वीडियो लेक्चर्स। देखिए, 3 फेज अभी तक जो आप सर्किट पढ़ रहे थे, एसी सर्किट, सेम यूनिट में आप जो अभी तक एसी सर्किट पढ़ रहे थे वो था सिंगल फेज। दैट वाज सिंगल फेज एसी सर्किट। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे रेजोनेंस में या उससे पहले, दैट वाज सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी सर्किट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दो वायर्स, मान लीजिए एक हो गया फेज और दूसरा हो गया न्यूट्रल, जो कि हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में यानी घरों में जो यूज होता है वो सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम यूज होता है। तो आप इसे मान लीजिए कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे दैट वाज सिंगल फेज एसी सर्किट। अब आपको पढ़ना है 3 फेज एसी सर्किट। 3 फेज एसी सर्किट मतलब इसमें 3 फेजेस होंगे, और जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो 3 फेज में होता है, सिंगल फेज में नहीं होता। सिंगल फेज बेसिकली 3 फेज से ही ड्रॉ किया जाता है ट्रांसफार्मर के आउटपुट से, बट जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज बीइंग डन इन 3 फेज एसी सर्किट। तो 3 फेज क्या होता है इसको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज 3 फेज एसी सर्किट? तो 3 सिमिलर कॉइल्स, कॉइल्स मतलब मान लीजिए आयरन का एक कोर है, सोलेनाइड समझ लीजिए एक तरीके से। एक आयरन का कोर है, इसके ऊपर कॉपर के वायर या एल्युमिनियम के वायर इस तरह से आप लगा देंगे, टर्न्स बना दें इसके। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ इसको क्या कह देते हैं? मान लीजिए कि ये कॉइल। ठीक, सिंपली ऐसे भी आप बना दीजिए तो भी ये कॉइल है, एयर कोर कॉइल हो जाएगी। आयरन हटा दीजिए इसमें से अगर, तो ये एयर कोर कॉइल होगी। तो 3 आइडेंटिकल कॉइल, 3 आइडेंटिकल कॉइल। आइडेंटिकल कॉइल का मतलब ये है कि तीनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न सेम हो, तीनों कॉइल में का जो मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल से कॉइल बनाई गई वो सेम हो, डायमेंशंस कॉइल की सेम हो। एक तरह की 3 कॉइल, मतलब 3 जुड़वा कॉइल हैं एक तरह से समझ लीजिए कि आइडेंटिकल कॉइल है। इनको अगर एक दूसरे से 120 डिग्री पे, मतलब इस तरह से सिस्टम बनाइए कि एक कॉइल ये है, सपोज दूसरी कॉइल इससे 120 डिग्री पे, तो ये जो डिफरेंस है ये 120 डिग्री। फिर तीसरी कॉइल दूसरी वाले से 120 डिग्री में। तो तीसरी वाले से जो दूसरी वाले से तीसरी कॉइल के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 120 डिग्री। तो अपने आप पहली वाली से तीसरी वाली का 120 डिग्री का डिफरेंस आ ही जाएगा। तो when three identical coils placed 120 degree displaced in space with each other, 3 आइडेंटिकल कॉइल को स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया जाए, और इस पूरे स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, रख दिया जाए। सपोज
ये हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए पोल्स बना दिए। सपोज ये N पोल है, ये S पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस तरह से स्टैब्लिश होगी, N पोल से S पोल की तरफ डायरेक्टेड होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस कॉइल को, ये तीनों जो कॉइल हैं, इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सपोज मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इस स्पीड से अगर घुमाया जाए किसी ऑक्सिलरी मींस से। ऑक्सिलरी मींस मतलब मान लीजिए कि हाथ से घुमा दिया, समझने के लिए बस मान लीजिए हमने इसको हाथ से घुमा दिया ओमेगा रेडियन पर सेकेंड पे, तो ये तीनों कॉइल, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसको कट करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ तीनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब क्योंकि तीनों कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हैं, इसलिए तीनों कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उनके बीच में भी जो फेज का डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा। लेकिन क्योंकि तीनों कॉइल की डायमेंशंस सेम है, आइडेंटिकल है तीनों कॉइल, इसलिए तीनों कॉइल में जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। बट तीनों में डिफरेंस क्या होगा ईएमएफ में तीनों कॉइल की, वो है उनके बीच का फेज डिफरेंस। वो कितना होगा? 120 डिग्री। मतलब आसान भाषा में आप इस तरह से समझ लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है, कि अगर तीन आइडेंटिकल कॉइल्स को स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड करके बांध दिया जाए और इस स्ट्रक्चर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो तीनों कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगी और तीनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तीनों ईएमएफ मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट फेज में 120 डिग्री डिस्प्लेस होंगे। मान लीजिए कॉइल ए में ईएमएफ आया EM साइन ओमेगा टी, तो कॉइल बी में जो ईएमएफ आएगा वो होगा EM साइन ओमेगा टी माइनस 120, और कॉइल सी में जो ईएमएफ आएगा वो होगा EM साइन ओमेगा टी माइनस 240। या ट्रिग्नोमेट्री से आप लास्ट वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 120। तो ये थ्री फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गई। मान लीजिए जो रेड कलर से बनी है कॉइल ए है, जो ब्लू कलर से बनी है कॉइल बी है, और जो ब्लैक कलर से बनी है वो कॉइल सी। तीनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसीलिए तीनों में मैंने ईएम वैल्यू सेम रखी है। डिफरेंस क्या रखा है? फेज में। पहले वाले में फेज एंगल 0 है, दूसरे वाले में -120, तीसरे वाले में -120। यानी तीनों के बीच में बढ़ते हुए क्रम में अगर आप देखें तो जो एंगल का डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है, वो 120 डिग्री है और तीनों ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सिमिलर है। ऐसे सिस्टम को जहां पर तीनों ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम होता है और बढ़ते हुए क्रम में यानी प्रोग्रेसिव एंगल डिफरेंस 120 डिग्री होता है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम। इफ magnitude of EMFs are equal and progressive phase difference between them is 120 degree, then such a system is known as three-phase balanced supply system। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैलेंस सप्लाई सिस्टम किसे कहते हैं? थ्री फेज बैलेंस सप्लाई सिस्टम किसे कहते हैं? तो जब आप ऐसा थ्री फेज वोल्टेज सिस्टम या करंट सिस्टम जिसमें
तीनों ईएमएफ के मैग्नीट्यूड इक्वल हो या तीनों करंट के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच में फेज डिफरेंस, प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस 120 डिग्री हो, तो ऐसे सिस्टम को थ्री फेज बैलेंस सिस्टम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है, यानी कि तीनों के बीच में फेज डिफरेंस 120 डिग्री नहीं है या तीनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो सप्लाई हो जाएगी अनबैलेंस्ड, इसको कहेंगे बैलेंस। तो अगर ऐसा नहीं है, जो मैंने यहाँ कंडीशन आपको एक्सप्लेन की, तो वो सप्लाई क्या होगी, बैलेंस्ड। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? यस सर। ओके, यस सर। चलिए अच्छी बात। अब अगर हम जहां पर ई ए लिखा हुआ है वहां पे हम लिखते हैं वी ए, जहाँ पे ई बी लिखा है वहां लिखते हैं वी बी, जहाँ ई सी लिखा है वहां लिखते हैं वी सी। तो ये क्या हो गया, वोल्टेजेस हो गए। इसी तरह से जहाँ ई एम है वहां पे हो गया वी एम, यहाँ पे ई एम है वहां पे वी एम, जहाँ पर ई एम है वहां पर वी एम। तो अगर हम फेजर डायग्राम के थ्रू बताना चाहें, तो जिस तरह से कॉइल आपने प्लेस किए उसी तरह से वोल्टेजेस बना लीजिए। पहली वाली कॉइल वी ए, इससे 120 डिग्री पे ये एंगल 120 डिग्री, वी बी और इससे 120 डिग्री पे वी सी। ये थ्री फेज वोल्टेज का फेजर डायग्राम, जैसे कॉइल रखी थी वैसे ही। इसके अलावा एक तरीका और है जो आपको ज्यादा दिखेगा बुक्स में, कि वी ए को हमने रेफरेंस ले लिया क्योंकि इसका फेज डिफरेंस है 0, इससे 120 डिग्री लैग करते हुए वी बी, ये एंगल 120 डिग्री, और इससे फर्दर 120 डिग्री लैग करते हुए वी सी, ये हो गया 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। तो अगर आप वी ए फेजर से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, तो जो फेजर्स मिल रहे हैं, जैसे कि वी ए से आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वी बी मिलेगा, तो लैग कर रहा है 120 डिग्री वी ए से। फर्दर वी बी से आप क्लॉकवाइज रोटेट होइए तो वी सी आपको मिलेगा, ये भी 120 डिग्री लैग कर रहा है वी बी से, ठीक। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं वीए से, तो वीए से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको वीसी मिलेगा कितने एंगल पे, 120, यानी वीए से 120 डिग्री लीड कर रहा है वीसी दूसरे शब्दों में। इसीलिए यहाँ पे देखिए टिग्नामेट्रिकली क्या लिखा हुआ, ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, -240 के प्लेस पे प्लस 120, यानी वी ए से वी सी 240 डिग्री लैग कर रहा है, और दूसरे शब्दों में 120 डिग्री लीड कर रहा है। अब अगर ये जो तीन कॉइल्स बनी हुई थी, इन तीनों कॉइल्स में इन तीनों कॉइल्स में अगर लोड यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर आप कनेक्ट कर देंगे, तो इन तीनों कॉइल से करंट फ्लो होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इनमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट फ्लो होने लगेगी, तो थ्री फेज करंट भी आ जाएगी। सिमिलर इक्वेशन आप करंट की भी लिख सकते हैं, दैट इज आई ए इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी IB is equal to IM sin omega t minus 120, and IC is equal to IM sin omega t minus 240 और IM sin omega t प्लस 120। इसी तरह से आप फेजर डायग्राम करंट के भी बना सकते हैं, IA IB IC। बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज या बैलेंस थ्री फेज करंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, the sum of three EMFs
और currents will be 0 for balanced 3-phase system। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर तीनों करंट या तीनों वोल्टेज का आप सम करेंगे, जैसे अगर तीनों ईएमएफ है ईए प्लस ईबी प्लस ईसी, सम करेंगे तो 0 आएगा। तीनों करंट का आप सम करेंगे तो 0 आएगा। आप ये आराम से घर पे बैठ के मैथमेटिक्स लगा लीजिएगा। आई एम साइन ओमेगा टी में प्लस कीजिए इसको, इसमें प्लस कीजिए इसको, करके देख लीजिएगा। आई एम तीनों में कॉमन है। साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस साइन ओमेगा टी माइनस टी 240 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो बैलेंस सप्लाई का मतलब यही हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पर तीनों ईएमएफ का सम या तीनों करंट का सम 0 होगा। तो किसी तरह का अनबैलेंस होने का कोई भी चांस नहीं है अगर सिस्टम आपका बैलेंस है, यानी तीनों ईएमएफ या करंट के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तीनों के बीच में एंगल डिफरेंस 120 डिग्री है। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वो है फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? फेज सीक्वेंस का मतलब है द ऑर्डर इन विच थ्री फेज। देखिए मैं आपको एक चीज लिख के यहाँ बता देता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म है, यूज होता रहेगा पूरे सब्जेक्ट में आप कह लीजिए। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो हमेशा इसको देखेंगे कि थ्री फेज को शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से लिखा पाएंगे, 3 फाई। फाई मतलब फेज होता है, फेज एंगल होता है, तो थ्री फेज को शॉर्ट में थ्री फेज लिखा होता है। तो वही चीज मैं यहाँ यूज करूंगा, द ऑर्डर इन विच थ्री फेज voltages or currents attains their positive maximum value is known as phase sequence। phase sequence generally RYB is considered as positive phase sequence and RBY is considered as negative phase sequence। यहाँ पर आर बाई बी क्या है? तो आर स्टैंड्स फॉर रेड, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू और ब्लैक, एंड वाई स्टैंड्स फॉर येलो। ये स्टैंडर्ड नाम दिए गए हैं जो इंजीनियर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने आर वाई बी ये नाम दिया है। आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लू, वाई मतलब येलो। तो यहाँ पर जो आपने इक्वेशंस अभी वोल्टेज और करंट की लिखी हुई है, इसी में मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आई ए जहाँ लिखा है इसको आप कह लीजिए आई आर, आई बी जहाँ लिखा हुआ है इसको कह लीजिए आई वाई, और आई सी जहाँ लिखा हुआ है इसको मान लीजिए आई, सॉरी आई आर वाई बी, ना आर वाई बी, इसको मान लीजिए बी। ठीक है, यानी जो फेजर डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें भी यहाँ जहाँ वी ए लिखा हुआ है दिस इज वी आर,
और यहाँ जहाँ लिखा हुआ है वी दिस इज वी वाई एंड दिस इज वी बी। तो आर वाई बी से इन तीनों फेजेस के वोल्टेज और करंट को डिनोट करते हैं। और इसका जो वेव फॉर्म है, जस्ट अ मिनट मैं आपको वेव फॉर्म दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। बाय मिस्टेक वो पेज कट गया। व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 फेज वेव फॉर्म है। अब इसमें आप वोल्टेज करंट के नाम जैसे मन करे आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा वी वाई, और ब्लू वाली जो है वो वी बी। ठीक। तो यहाँ पर ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, इस पे ओमेगा टी है। ये वाई एक्सिस है, इस पे आप वोल्टेज ले लीजिए। तो यहाँ ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, तो पहले आर पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर वाई पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर बी पहुंचा। इसीलिए यहाँ जो फेज सीक्वेंस आप देख रहे हैं फेज सीक्वेंस है आर वाई बी। अगर कनेक्शंस को इंटरचेंज कर देंगे कॉइल के इस तरह से, वाई और बी को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी बी वाई के प्लेस पे आ जाए, बी वाई के प्लेस पे आ जाए और वाई बी के प्लेस पे आ जाए, तो उसको कहेंगे नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तब यहाँ क्या लिखेंगे? तब यहाँ लिखेंगे आर बी वाई, दैट इज नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो यहाँ जो डायग्राम है इसमें हमने माना कि पहले आर फेज पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, फिर वाई, फिर बी। तो यहाँ जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, जिसमें पहले आर पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर वाई, फिर बी, तो फेज सीक्वेंस कहलाएगा आर वाई बी। अगर पहले y पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंचता, फिर r पहुंचता, फिर b पहुंचता, तो y r b फेज सीक्वेंस हो जाता है। तो कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए आसान भाषा में यह समझाया गया कि फेज सीक्वेंस r y b है तो उसे पॉजिटिव मानेंगे, और अगर r b y है तो उसे नेगेटिव मानेंगे। और जनरली ऐसा होता भी है कि पहले जो वाला जो पहला वायर जो होता है उसको रेड सिंबल दे देते हैं या रेड डिनोशन दे देते हैं, और जो दूसरा वाला वायर है उसको येलो, और जो तीसरा वाला है उसे ब्लू और ब्लैक। तो स्टैंडर्ड फेज सीक्वेंस यानी कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है आर वाई बी, और नेगेटिव फेज सीक्वेंस होता है आर बी वाई। फेज सीक्वेंस आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। ओके। क्योंकि यहाँ पर 3 फेज सप्लाई है तो जो लोड होगा वो भी यहाँ 3 फेज होगा। 3 फेज लोड को कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, स्टार कनेक्टेड लोड और दूसरा तरीका है डेल्टा कनेक्टेड लोड। मतलब 3 कॉइल को 2 ही तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, या तो स्टार कनेक्टेड या तो डेल्टा कनेक्टेड। तो उसी बेसिस पे 3 तरह के लोड हो गए। स्टार कनेक्टेड लोड अगर बनाना है तो जैसा स्टार बनता है वैसा बना लीजिए, तो स्टार कनेक्टेड लोड हो गया। मान लीजिए इसका इम्पिडेंस Z1 है, इसका इम्पिडेंस Z2 है, इसका इम्पिडेंस Z3 है। तो 3 कॉइल को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि उनका एक सिरा कॉमन है।
तो इस तरह से जो कनेक्शन बनेगा उसको कहते हैं स्टार कनेक्टेड लोड, अगर 3 कॉइल इस तरह से कनेक्टेड। तो ये हो गया R, ये हो गया Y, ये हो गया B। इम्पिडेंस का मतलब मान लीजिए कॉइल हम इस तरह से बना सकते थे, ये इम्पिडेंस हो गया ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, इस तरह से भी हम बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा दिखाना आसान होता है इम्पिडेंस के फॉर्म में, इसलिए मैंने डायग्राम इस तरह से बनाया। इस तरह से भी आप बना सकते थे, 3 कॉइल को इस तरह से कनेक्ट करें कि उनका एक सिरा एक जगह पर आकर जुड़ जाए, मतलब एक सिरा आपस में कनेक्टेड हो। तो इस तरह का जो कनेक्शन बनेगा उसे स्टार कनेक्शन कहते हैं। और दूसरा जो सिरा है उससे बाहर आप कनेक्शन को वायर के थ्रू खींच सकते हैं। तो इस तरह से जो कनेक्शन बना उसको कहते हैं स्टार कनेक्टेड लोड। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 और मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 इक्वल है तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड 3 फेज लोड। और अगर ऐसा नहीं है, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड लोड। तो बैलेंस लोड का मतलब तीनों कॉइल का जो इम्पिडेंस है अगर उसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो ऐसे लोड को कहेंगे 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड। अगर इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड तो 3 फेज अनबैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड। और आपके कोर्स में सिर्फ बैलेंस लोड पढ़ना है और इसी का न्यूमेरिकल पढ़ना है। न्यूमेरिकल भी जो आएगा, क्वेश्चंस भी जो आएंगे वो बैलेंस लोड के लिए ही आएंगे। अब आते हैं डेल्टा कनेक्टेड लोड पे। तो अगर तीनों कॉइल्स को हम इस तरह से कनेक्ट कर दें कि एक क्लोज्ड कनेक्शन फॉर्म हो। क्लोज्ड कनेक्शन कैसे फॉर्म होगा? तो उसका तरीका यह है कि पहले कॉइल का सपोज अगर हमने तीनों कॉइल को एक साथ रख लिया और इस तरह से कनेक्शन शुरू किया कि एक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको दूसरे के शुरुआत से जोड़ दें, फिर दूसरा जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको तीसरे के शुरुआत से जोड़ दें, और तीसरा जहाँ खत्म हो रहा है उसको पहले के शुरुआत से जोड़ दें। तो इस तरह से क्लोज कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा और इस क्लोज कनेक्शन को कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। और इस तरह से इनके जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं इनको ब्राउट आउट कर लें बाहर की तरफ, तो ये जो कनेक्शन हुआ इसको कहते हैं डेल्टा कनेक्टेड लोड। RYB। यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर तीनों मैग्नीट्यूड आपस में इम्पिडेंस के तीनों जो कॉइल हैं वाइंडिंग है इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है तो ये हो जाएगा बैलेंस लोड, बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड। और अगर तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा अनबैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो दो तरह से 3 फेज लोड कनेक्ट हो सकते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। कोई तीसरा तरीका आपको नहीं पढ़ना है। अब थोड़ा सा ये तो डायग्राम में आसानी से स्टूडेंट समझ सकें इस वजह से स्टार और डेल्टा कनेक्शन करके दिखा दिया जाता है। बट जो लॉजिकल कनेक्शन अगर आप समझना चाहते हैं स्टार और डेल्टा को, तो वो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 3 आइडेंटिकल कॉयल हमने ले ली, क्योंकि जो मशीन होती है यानी जो जनरेटर और मोटर होते हैं 3 फेज, उसमें इस तरह से स्टार और डेल्टा जो अभी यहाँ डायग्राम में मैंने बनाया उस तरह से नहीं बना होता है। ये तो पढ़ाने के लिए बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए तो इसलिए इस तरह से बना के दिखाया जाता है। स्टार कनेक्शन करना है तो मान लीजिए जैसे कि ये कॉयल पहली वाली है तो एक सिरा इसका नाम दे दिया R, दूसरे को R डैश। ये दूसरी कॉयल है इसको सपोज Y नाम दिया, इसको Y डैश। तीसरी ये B है, इसको B डैश। इसी तरह से ये कॉयल है R डैश, Y डैश, B डैश। स्टार कनेक्शन करना है तो हम किसी भी एक सिरे को तीनों के एक साथ जोड़ दें इस तरह से, तो ये स्टार कनेक्शन हो गया। एक सिरा हमने तीनों को एक साथ जोड़ दिया, स्टार कनेक्शन हो गया। अब ये वाला जो सिरा बचा इससे आप वायर्स को ब्राउट आउट बाहर की तरफ ब्राउट आउट कर लीजिए तो कनेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया तो कॉमन कनेक्शन बन गया, तो इस कॉमन कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल।
जो आप न्यूट्रल अक्सर सुनते हैं वो न्यूट्रल स्टार कनेक्शन में ही बनता है, जैसे ये इस वाले डायग्राम में बना हुआ है। यहाँ पर तीनों का कॉमन कनेक्शन पॉइंट है, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, जरूरी नहीं आप आर डैश वाई डैश बी डैश को ही कनेक्ट कीजिए आपस में, आप आर वाई बी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तब आर डैश वाई डैश बी डैश जो है वो बाहर की तरफ कनेक्शन के लिए निकाल लिया जाएगा वायर, और आर वाई बी मिलके जो है वो न्यूट्रल बना देंगे। अब डेल्टा कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए हमने पहले वाले कॉइल को लिया, जहां ये खत्म हो रही है कॉइल, इससे दूसरे वाले कॉइल के स्टार्टिंग को जोड़ दिए, फिर दूसरी वाली कॉइल जहां पे खत्म हो रही है इससे तीसरी वाली कॉइल के स्टार्टिंग को जोड़ दिए, और फिर तीसरी वाली कॉइल जहां खत्म हो रही है इससे पहली वाली कॉइल के स्टार्टिंग को जोड़ दिए। तो इस तरह से भी जो कनेक्शन बना वो डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं आर, यहाँ से वायर कनेक्शन के लिए बाहर ले लिया, वाई से बाहर ले लिया, बी से ले लिया, तो इस तरह से क्लोज कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, इसको कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। इसका ठीक उल्टा भी कर सकते थे, यानी कि हम आर के पहले वाले कॉइल के शुरुआती सिरे को दूसरे के अंतिम सिरे से, फिर दूसरे वाले के शुरुआत को तीसरे वाले के अंतिम सिरे से, फिर तीसरे वाले की शुरुआत को पहले वाले के अंतिम सिरे से, ऐसा करने से भी जो कनेक्शन बनेगा वो डेल्टा कनेक्शन। तो इस तरह से ये हो गया स्टार कनेक्शन, इसमें न्यूट्रल होता है, मिलता है, ऐसा कनेक्शन ही है कि इसमें न्यूट्रल बन जाता है। ये डेल्टा कनेक्शन है, इसमें न्यूट्रल एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट कनेक्शन का नहीं। तो यहाँ तक जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ आया? यस सर। तो आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सर थोड़ा पीछे शो कर दीजिए, एक मिनट स्टार से। जी जी बिल्कुल, मैं शो कर देता हूँ।